गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हिस्ट्री क्लासेस बाय कमलेश कुमार में हार्दिक स्वागत है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय का चैप्टर 5 विदेशी यात्रियों की वृत्तांत या विदेशी यात्रियों के नज़रिए से मध्यकालीन समाज, यात्रियों के नज़रिए से मध्यकालीन समाज, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने प्रसिद्ध विदेशी यात्री अल बुरूनी के बारे में विस्तार पूर्वक पिछली कक्षा में पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अल बुरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया और जो कुछ उसने यहाँ पे देखा, भारत में देखा, वो उसने उन सभी घटनाओं का वर्णन अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक किताब उल हिंद में किया, जिसे और भी कई नामों से जाना जाता है। तो इस चैप्टर में हम उन सभी विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि मध्यकालीन भारत में भारत आए थे, मध्यकाल में भारत आए थे, और इन यात्रियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों से हमें भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आज हम एक और महत्वपूर्ण यात्री के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक नहीं, दो महत्वपूर्ण यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि मध्यकालीन भारत में ही भारत आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों में भारतीय इतिहास के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है। सबसे पहले हम जिस विदेशी यात्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है इब्न बतूता। बहुत प्रसिद्ध यात्री है इब्न बतूता, जिनका वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। इब्न बतूता प्रसिद्ध था अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक रिहला के लिए। तो एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता कौन थे, तो आप बता सकते हो कि इब्न बतूता मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रिहला की रचना की, जिससे भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये तो शॉर्ट आंसर टाइप में प्रश्न आता है, लेकिन कई बार बड़े प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता के बारे में आप क्या जानते हो। आज हम बड़ी डिटेल में इब्न बतूता के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के प्रसिद्ध शहर तंजीर में हुआ था। तो मोरक्को का ये यात्री था जिसका जन्म मोरक्को के एक शहर तंजीर में हुआ था। उनके जो पिता थे उनका नाम शेख अब्दुल्ला था। जहाँ तक बात हम करते हैं इब्न बतूता के परिवार की, तो ये जो परिवार था ये शरीयत के बारे में, इस्लामी कानूनों के बारे में बहुत कुछ जानता था। ये प्रसिद्ध था इस्लाम के सभी नियमों के जानने के बारे में, और इस परिवार के अधिकतर जो सदस्य थे वो शरीयत मतलब कि इस्लामी कानूनों के बारे में जानकारी रखते थे, जिसके कारण इस परिवार के जो मैक्सिमम लोग थे वो अलग अलग देशों में काजी के पद पर नियुक्त थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिवार रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवार से इब्न बतूता संबंध रखते हैं, और उन्होंने भी अपनी परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त की। लेकिन इब्न बतूता अपने परिवार के सदस्यों की अपेक्षा ज़्यादा जो पसंद करते थे वो करते थे यात्राएं। बचपन से ही उन्हें यात्राएं करने का शौक़ था, और इन्हीं यात्राओं के कारण क्योंकि मन में उनके ये एक प्लानिंग थी कि वो पूरे देश की यात्रा, पूरे विश्व की यात्राएं करेंगे और प्रसिद्ध जो विभिन्न देशों में प्रसिद्ध स्थल है उनका दर्शन करेंगे। पवित्र स्थल है, चाहे धार्मिक स्थल है या फिर और प्रकार के स्थल है, सबकी वो यात्रा करेंगे। इन्हीं उद्देश्यों के कारण उन्होंने 14 जून 1325 ईस्वी को जब उनकी आयु केवल 22 वर्ष थी, वो अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर विभिन्न देशों की यात्राओं के लिए निकल गए। सबसे पहले जिस देश की यात्रा उन्होंने की वो था मक्का। आप सभी जानते हो, हमने पढ़ा है कि मक्का इस्लाम का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जहाँ पे प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में एक बार जो है यात्रा करनी पड़ती है, जिसे हज की यात्रा कहा जाता है। और इस स्थान की सबसे पहले इब्न बतूता ने यात्रा की, जो पहला उसका जो यात्रा स्थल था। इस यात्रा से वो बहुत प्रभावित हुआ, बहुत प्रोत्साहित हुआ, और उसके पश्चात उन्हें मध्य एशिया के बहुत सारे जो देश है, चाहे सीरिया है, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई देशों की यात्राएं उसने की, और उसके बाद उसने निर्णय लिया कि वो भारत की यात्रा भी करेगा। तो 12 सितंबर 1333 ईस्वी को मध्य एशिया के रास्ते
वह सिंध पहुंचा। सिंध जो कि उस समय पार्ट था इंडिया का ही, बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थल रहा सिंध, जो आज की डेट में पाकिस्तान में स्थित है। और इस समय जब वो भारत आया तो उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो थे वो दिल्ली पर भारत पर शासन कर रहे थे। और उस समय जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत का शासक था या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोगों को मैं थोड़ा सा रोकता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके सिलेबस में चैप्टर नहीं है। तो फटाफट से हम 2-3 मिनट में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं, उन जो महत्वपूर्ण सुल्तान हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी किसी चैप्टर में शायद बताया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की जो है वो स्थापना की थी। और मोहम्मद गौरी का वो दास था और उसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हुए भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि दिल्ली सल्तनत पर जो सुल्तान रहे वो अलग अलग वंशों के रहे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश जो शक्तिशाली शासक रहा, फिर रजिया बेगम जिसे रजिया सुल्तान भी कहा जाता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध नाम है। उसके बाद बलबन, और फिर बात करते हैं हम खिलजी वंश की, जिसमें गयासुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो कि हम बात करते हैं कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। उसके बाद तुगलक वंश, सॉरी गयासुद्दीन खिलजी मैंने गलत बोल दिया, जलालुद्दीन खिलजी उनका नाम था। जो मैंने बात की अलाउद्दीन के जो पूर्वज थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। फिर बात आती है तुगलक वंश की। तुगलक वंश में सबसे पहला राजा था गयासुद्दीन तुगलक। फिर उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ज़्यादा अच्छा शासक नहीं माना जाता है दिल्ली सल्तनत, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने की है अपने शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जिसे बाद में बाबर ने 1526 ईस्वी में पराजित करते हुए पानीपत की पहली लड़ाई में उसको पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसको आप अगले चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ोगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली का सुल्तान था जब इब्न बतूता भारत आया, और इब्न बतूता का स्वागत मोहम्मद बिन तुगलक ने किया और उसे अपने राज्य में उसने काजी और न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। तो कुल मिला के बहुत लंबे समय तक वो काजी के पद पर रहा, लेकिन बीच में एक गलतफहमी हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की इब्न बतूता के प्रति, और 1341 ईस्वी में उसे जो है बंदी गृह में डाल दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को। जब उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने उसे बंदी गृह से मुक्त करवाया, और 1342 ईस्वी में उसने अपना राजदूत बनाकर उसे चीन भेजा। तो जुलाई 1342 ईस्वी को दिल्ली से चीन के लिए चला, मालाबार होता हुआ कालीगढ़ पहुंचा, और उसके बाद चीन के जहाज पर बैठा, लेकिन वो जहाज जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बड़ी मतलब ऐसा माना जाता है कि इब्न बतूता बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचा और मालवार द्वीप होता हुआ फिर मालदीप पहुँच गया, जहाँ 18 महीने उसने काजी के पद पर लगाए। इसके बाद उसने श्रीलंका, बंगाल, असम, सुमात्रा की यात्राएं भी की। 1346 के अंत में चीन जाने का उसने निर्णय लिया, और चीनी बंदरगाह जैतून, जिसे आजकल क्वांझू के नाम से भी जाना जाता है, बीजिंग, वहाँ से वो बीजिंग पहुँच गया। और लेकिन ज़्यादा टाइम वो चीन में नहीं ठहरा और वापिस वो मोरक्को चला गया। 1349 ईस्वी में मोरक्को पहुंचा, लेकिन उसके बाद फिर स्पेन चला गया। स्पेन के बाद फिर वापिस आया 1354 ईस्वी में। तो जो मोरक्को के शासक थे उन्होंने उन्हें किताब लिखने के लिए जो है वो कहा। 30 वर्षों तक उसने अपने जीवन में इब्न बतूता ने विभिन्न देशों की यात्राएं की, जो लेकिन 1370 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई मोरक्को में ही। अब रिहला के बारे में बात करें, रिहला जो कि इब्न बतूता का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मोरक्को से जब 1354 ईस्वी में वो वापस आया तो मोरक्को के सुल्तान अबू इनान ने उसका भव्य स्वागत किया और उसे कन्विंस किया, उसे आग्रह किया कि वो जो भी उसने यात्राएं की उसको लिपिबद्ध करे, लिखे वो, और जिसके लिए उसने इब्न जुजाई नामक एक लेखक को नियुक्त किया। 1354 ईस्वी में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और 1355 ईस्वी में ये कार्य पूरा हुआ और इसने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा इब्न
बतूता। ठीक है, तो ये इबन बतूता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। दूसरा जो आज हम यात्री पढ़ रहे हैं उनका नाम है फ्रांसवा वर्नियर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री हैं। प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है कि फ्रांसवा वर्नियर कौन थे। तो फ्रांसवा वर्नियर भारत में आने वाले फ्रांस से एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री थे और ये एक महान फ्रांस के एक महान चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, फिलोसफर और इतिहासकार थे। तो वो मुगल शासनकाल में भारत आए थे 1656 ईस्वी में और 1668 ईस्वी तक वो भारत में रहे। और इस दौरान उसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। तो प्रश्न एग्जामिनेशन में अभी तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर से क्या अभिप्राय है। तो ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा वर्नियर के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिसमें कि भारत के इतिहास के बारे में और सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फ्रांसवा वर्नियर के बारे में अगर हम बात करें तो उसका जन्म 25 सितंबर 1620 ईस्वी को फ्रांस के गुनार्ड के निकट जोई गांव में हुआ था। वो एक कृषक परिवार से संबंध रखते थे और प्रारंभिक जीवन के बारे में हालांकि कोई जानकारी उनके बारे में ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1652 ईस्वी में उन्होंने डॉक्टर की उपाधि धारण की और उसके बाद वो विभिन्न देशों की यात्राओं के लिए निकल गए। उन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र की यात्राएं की और 1656 ईस्वी में भारत पहुंचे सूरत बंदरगाह में। जिसमें भारत पहुंचे उस समय भारत में मुगल बादशाह शासन कर रहे थे, लेकिन मुगल बादशाह जो शाहजहां थे, उनके 4 पुत्र दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। तो इसी जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था दारासी को, उसके साथ फ्रांसवा वर्नियर की मुलाकात हुई और उसने अपना चिकित्सक नियुक्त कर दिया। दारासी को ने फ्रांसवा वर्नियर को अपना चिकित्सक नियुक्त किया, लेकिन दारासी को क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में हार गया और मारा गया, तो मुगल दरबार में ही फ्रांसवा वर्नियर एक आर्मीनियाई अमीर थे, दानिशमंद खान, उनके पास वो रुक गए और बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में वो कार्य करने लगे। 1668 ईस्वी तक वो भारत में ही रहे। इस दौरान उसने भारत में दिल्ली, कश्मीर, आगरा, बंगाल, गोलकुंडा, इन सभी स्थानों की यात्राएं की और फिर जब वो वापस गया तो फ्रांस के शासक लुई 14वें ने उनसे आग्रह किया कि वो भारत भ्रमण के बारे में लिखे। तो उन्होंने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक का प्रकाशन जो है 1670 ईस्वी में किया। 1688 ईस्वी में इस महान विद्वान की मृत्यु भी हो गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों विदेशी यात्री थे जिनके बारे में हमने आज पढ़ा और इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो एग्जामिनेशन में आते कि फ्रांसवा वर्नियर कौन था। तो आप लिख सकते हैं कि फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस का एक महान विद्वान, इतिहासकार, चिकित्सक था। उसने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। वह मुगल शासकों के शासनकाल में भारत में रहा 1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तो कई बार प्रश्न आता है कि ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर से क्या। ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना फ्रांसवा वर्नियर ने की थी, जो कि फ्रांस का एक महान चिकित्सक, वैज्ञानिक और महान इतिहासकार रहा है। वैसे ही जैसे इबन बतूता के ऊपर प्रश्न था कि इबन बतूता कौन था, तो इबन बतूता मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था जो कि भारत आया था दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में और उसने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रिहला। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने ये लिख भी लेने हैं, अपनी कॉपी पे कर भी लेना है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस